अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीलर्स। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और लेक्चर को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 10। टॉपिक आप देख सकते हैं यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स और चैप्टर 2 है। ठीक है, 9th केमिस्ट्री का है। हमने करना क्या है आज, आइसोटॉप्स का हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, उनके अबंडेंस, उनके जो है वो एग्जांपल्स पढ़ी थी और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स के यूजेस। अच्छा, आइसोटॉप्स ना आजकल बड़ी जगह पे यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे वास्ट, इनकी बड़ी ज़्यादा यूजेस इनके हो गए हैं। तो हम तरतीब से जो बुक पे जो तरतीब है उस तरतीब से हम ना एक एक करके तो इनके सारे आइसोटॉप्स के यूजेस पढ़ते जाएंगे। 9th केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही चलना है हमने, तो हम उससे उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो कि फिर हज़म ही ना हो आपको। ठीक है, तो इतना ही करेंगे जो 9th की केमिस्ट्री की बुक में है। हाँ, उसको इलेबोरेट मैं करूँगी। अब पहला है हमारा टॉपिक, उसमें से जो पहला यूज़ है वह रेडियोथेरेपी में। रेडियोथेरेपी में किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, हेडिंग दे लेते हैं, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी किसे कहते हैं पहले तो पता होना चाहिए ना भाई, रेडियोथेरेपी में यूज़ तो हो रहा है पर रेडियोथेरेपी कहते किसको है। तो रेडियोथेरेपी कहते हैं कि ना रेडिएशंस के थ्रू हम जब भी कोई भी किसी भी डिजीज़ को क्योर करते हैं, किसी बीमारी का इलाज करते हैं ना रेडिएशंस के ज़रिए से, तो उसको कहते हैं रेडियोथेरेपी। ज़्यादातर रेडियोथेरेपी यूज़ होती है कैंसर में। आजकल आम ज़ुबान में लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं, शुआवा लवान जाने में, शुआवा। तो वो जो शुआएँ लगवाते हैं ना, एक्चुअली वो यही है कि वो रेडियोथेरेपी होती है। तो वो रेडिएशंस डालते हैं जहाँ पे कैंसरस सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल्स के ऊपर रेडिएशंस डालते हैं तो वहाँ से वो कैंसरस सेल्स खत्म हो जाते हैं। डिफरेंट तरह के यहाँ पे आइसोटॉप्स हैं जो रेडियोथेरेपी में यूज़ होते हैं। कौन कौन से आइसोटॉप्स हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं, कौन कौन से आइसोटॉप्स हैं। तो इसमें यूज़ होता है फॉस्फोरस 32, फॉस्फोरस 32 को और स्ट्रोंशियम 90 को यूज़ किया जाता है रेडियोथेरेपी में। लेकिन ना ये दोनों एमिट करते हैं बीटा रेडिएशंस। कौन सी रेडिएशंस मैंने बोली, बीटा रेडिएशंस एमिट करते हैं। अब बीटा रेडिएशंस में क्या है, 3 तरह की रेडिएशंस होती हैं। 3 तरह की कौन कौन सी रेडिएशंस होती हैं, अल्फा, मैं यहाँ पे रेडिएशंस की टाइप्स लिखती हूँ, अल्फा, बीटा और गैमा। अच्छा, ये तीनों रेडिएशंस क्या हैं, अल्फा क्या होती है, अल्फा रेडिएशंस कौन से होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। इस तरह से हम इनको 2, यहाँ पे 2 आएगा, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। इनका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर इनका 4 होता है। यहाँ पे देखिए टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, टोटल 4 पार्टिकल हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। हीलियम के ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स, इनके अंदर टोटल कितनी चीज़ें, 4 हैं, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। सही हो गया। और जो बीटा रेज है, बीटा रेज होते हैं यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पॉजिट्रॉन्स होते हैं। यहाँ मैंने कहा है यहाँ तो ये नहीं कहा कि दोनों चीज़ें। बीटा पार्टिकल्स जो है यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यहाँ पॉजिट्रॉन्स हो सकते हैं। तो टोटल कितनी एंट्री हुई इसमें, सिर्फ एक चीज़ आई इसमें। अल्फा पार्टिकल में 4 चीज़ें। और गैमा के अंदर कोई भी नहीं होती गैमा, क्योंकि एक्चुअली गैमा क्या है, एनर्जी पैकेट्स हैं, या एनर्जी के फोटॉन्स कह लो या पैकेट्स कह लो। ठीक है, एनर्जी के फोटॉन्स हैं। इसके अंदर टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, 0। अब मुझे बताओ सबसे हैवी कौन सा होगा, सबसे लाइट कौन सा होगा। ऑब्वियसली इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिकल है, वो सबसे हैवी है। ये अल्फा पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा हैवी होते हैं और गैमा पार्टिकल्स, गैमा रेज जो है वो सबसे ज़्यादा लाइट होती हैं। तो जो चीज़ जितनी वजनी है वो उतना कम भाग सकती है। ऐसे ही है, ज़रा सी रास्ते में कोई रुकावट आई गिर जाएगी। जो चीज़ जितनी हल्की है उतनी ज़्यादा भाग सकती है, रुकावटें आएगी उनको भी पार कर जाएगी। तो इसी तरह से ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ना, ये किसी भी चीज़ के साथ ज़रा सा भी टकराते हैं ना, उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते। पेनिट्रेट करने का क्या मतलब होता है कि अंदर घुस जाना। ठीक है, इसका मतलब होता है पेनिट्रेट होना, अंदर घुस जाने को हम कहते हैं पेनिट्रेट होना। तो हैवी होने की वजह से ये पेनिट्रेट नहीं हो पाते। बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो हीलियम से यानी अल्फा पार्टिकल्स से ज़्यादा पेनिट्रेट हो जाती हैं। ठीक है, ये इस तरह से इसका ऑर्डर आएगा, इस तरह से और इस तरह से। पेनिट्रेशन का ऑर्डर ये आएगा कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट होती हैं गैमा, उससे कम बीटा और उससे कम अल्फा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हल्की गैमा है, उससे वजनी है बीटा और सबसे ज़्यादा वजनी है अल्फा। तो ठीक है,
अब देखिए मैंने आपको बताया कि फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 क्या करते हैं, बीटा रेडिएशन एमिट करते हैं। तो बीटा रेडिएशन देखिए गामा के मुकाबले में तो ज़्यादा पेनिट्रेट होने वाली नहीं है, बीटा रेडिएशन कम पेनिट्रेट होती हैं, तो ये स्किन के ऊपर ऊपर रह जाती हैं, स्किन के ऊपर सिर्फ काम करती हैं। तो इसलिए हम इनको स्किन कैंसर को ही क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं इन दोनों को? क्योर स्किन कैंसर, स्किन कैंसर को क्योर करने के लिए जब हम डालते हैं ना फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90, तो इनमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो फिर जब उन कैंसरस सेल्स पे पड़ती हैं, जैसे कहीं कहीं पे भी आपको कोई ट्यूमर है, स्किन के ऊपर कोई ट्यूमर है, वहाँ पे डाला जाएगा, इनकी रेडिएशंस डाली जाएंगी और फिर वहाँ से वो जो सेल्स हैं ना वो सेल्स ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से इनके थ्रू, इन आइसोटॉप्स के थ्रू हम कैंसर को क्योर करते हैं। अब इसके अलावा कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 जो है ना वो एमिट करता है गैमा रेज, यहाँ पे लिख लें कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 ने एमिट करनी है गैमा रेज, लिख लेती हूँ। गैमा रेज देखिए अब बीटा से तो ज़्यादा है ये पेनिट्रेट करने वाली, तो इस वजह से हम इनको यूज़ करते हैं बॉडी के अंदर, कहीं पे इनसाइड द बॉडी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई कैंसर मौजूद है, तो उसको ठीक करने के लिए विद इन द बॉडी ये एक्ट करते हैं, क्योंकि ये बॉडी की, ये स्किन की सारी लेयर्स को पार करके बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जो कैंसर के सेल्स हैं उनको ख़त्म करते हैं। जैसे कि इसको ज़्यादातर हम ना यूज़ करते हैं लेरेंजियल कैंसर को ट्रीट करने के लिए। लेरेंजियल कैंसर को होता है लेरेंक्स का कैंसर, और लेरेंक्स क्या होती है? लेरेंक्स होती है ये जो आप के गले में मौजूद है एक पार्ट है जहाँ से, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि वहाँ से आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कोई कैंसर हो तो उसको ट्रीट करने के लिए ज़्यादातर कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सारी लेयर्स को में पेनिट्रेट करके अंदर वहाँ पे कैंसरस सेल्स तक चला जाता है और उनको ख़त्म कर देता है। ठीक हो गया जी, ये था रेडियोथेरेपी का यूज़, रेडियोथेरेपी में आइसोटॉप्स का यूज़। नेक्स्ट हमारे पास आती है, इसका यूज़ जो है वो है ट्रेसर के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, ट्रेसर सेकेंड वाला पॉइंट है, पहला हमने कर लिया, दूसरा है ट्रेसर फॉर मेडिसिन एंड डायग्नोसिस। अच्छा, ट्रेसर का क्या काम होता है? ट्रेसर का काम होता है ना लोकेट करना, पोजीशन बताना, किस चीज़ की पॉइंट बताना, ये बताना कि फलां चीज़ कहाँ पे है, ट्रेस करना, ठीक है, यही होता है ना ट्रेसर, लोकेट करना है, किस चीज़ की पोजीशन को लोकेट करता है। तो ट्रेसर के तौर पे भी आइसोटॉप्स को यूज़ किया जाता है। किस तरह से आइसोटॉप्स को ट्रेसर के तौर पे यूज़ किया जाता है कि इसको डाल देंगे मेडिसिन में, दवाई में डाल देंगे। अब देखते, अब क्या होगा कि दवाई जो है उसमें से, उसके अंदर हमने डाल दिया हुआ आइसोटॉप, और आइसोटॉप है रेडियो एक्टिव, ठीक है। आप ये, मैं यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा रफ सा स्केच करती हूँ। ये है आपके पास, ये आपकी मेडिसिन है, ठीक है, और मेडिसिन के अंदर आपने डाल दिया वह कोई भी आइसोटॉप, आइसोटॉप डाल दिया, वो भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डाल दिया। तो क्या होगा कि अब ये दवाई जहाँ, जब ये इनटेक की, किसी भी पेशेंट ने इनटेक की, तो ये दवाई जिधर जिधर से हो के जाएगी, क्या होगा, इसमें से रेडिएशंस निकल रही है, मुसलसल रेडिएशंस निकल रही हैं, ये जिस जिस पाथ से जाएगी उधर से रेडिएशंस निकलती रहेंगी। यहाँ पे पहुँच गया, अब यहाँ से रेडिएशंस निकल रही हैं, यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से रेडिएशंस निकल रही हैं, यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से रेडिएशंस निकल रही हैं। तो क्या होता है, हमारे पास एक डिटेक्टर होता है जो कि रेडिएशंस को डिटेक्ट कर लेता है। तो फिर इस तरह से इनके पाथ का पता चलता है कहाँ कहाँ पे ये मेडिसिन जा रही है, ठीक हो गया। फिर कहाँ जाके ये एक्ट कर रही है, कि अगर हमने, जैसे आप एग्जांपल देख लें गॉइटर की, गॉइटर है एक डिजीज़ का नाम है ना, गॉइटर, गॉइटर एक डिजीज़ का नाम है। तो गॉइटर जो है ये कहाँ पे होता है, थायराइड ग्लैंड में होता है। थायराइड ग्लैंड जो है गले के अंदर मौजूद होता है ना, तो जब थायराइड ग्लैंड जो वो फूल जाते हैं तो हम कहते हैं कि गॉइटर हो गया है। तो वहाँ पे हम आयोडीन 131 एक आइसोटॉप है, आयोडीन 131, इस आइसोटॉप के ज़रिए हम गॉइटर को डायग्नोस करते हैं कि जब हम आयोडीन 131 किसी को देंगे तो वो जाके कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी जमा हो रहा है। आयोडीन 131 दे दिया, अब ये इसका काम, तो इसने जाके काम ही थायराइड ग्लैंड में करना, अगर जहाँ वहाँ पे जाके ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो हमें पता चल गया कि इस बंदे को गॉइटर है, ठीक हो गया जी। आयोडीन 131 के अलावा टेक्नीशियम को भी यूज़ किया जाता है, टेक्नीशियम 90, इसको इस तरह से टेक्नीशियम 99 को यूज़ करते हैं हम बोन की ग्रोथ को देखने के लिए कि बोन की ग्रोथ कैसे हो रही है। कितना टेक्नीशियम 99 यूज़ हो गया और हमें पता चल गया कि अच्छा इसने इतना ले लिया है बोन ने, तो यानी इतनी इसकी ग्रोथ हो गई है। तो इस बोन की ग्रोथ
को भी देखने के लिए कि आया ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो टेक्नीशियम 99 आइसोटॉप को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास आर्चियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। हेडिंग दे लेते हैं आर्चियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। अच्छा, आर्चियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूजेस क्या हैं कि जैसे मिलते हैं ना, वो एक पुराने कदीम ज़मानों के चीज़ें ढूंढते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा ये जो एंशियंट थिंग्स जो होती हैं, एंशियंट थिंग्स, एंटीक थिंग्स हम उनको कहते हैं, जैसे एंटीक ज्वेलरी होती है, इस तरह से जो पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं वो ढूंढते हैं, फिर देखते हैं अच्छा ये कितने साल पुरानी, फिर बताया जाता है कि वहाँ पे भी रिहाइश पहले मौजूद हुआ करती थी, पहले वहाँ पे भी लोग होते थे, अब उधर लोग नहीं हैं, तो वो कितने साल पहले वहाँ मौजूद होते थे और वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे, तो किस तरह पता चल जाता था उनको। अच्छा ठीक है, हमने कहा कि सही है, उनको वहाँ से भाई बर्तन मिले हैं तो उन्हें पता चला अच्छा यहाँ पे भी रिहाइश होती थी, तो लेकिन उनको ये कैसे पता चल जाता है कि ये इतने साल पुराने हैं। उनको वहाँ पे कोई पोस्टर मिला है या कोई, हाँ देखें जैसे आप डायनासोर की हड्डियाँ मिली हैं, उनको कैसे पता चल गया कि डायनासोर इतने साल पहले था। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये उनको आइसोटॉप्स के थ्रू ही पता चलता है। आइसोटॉप्स के थ्रू जो टेक्निक है ना, जो यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं रेडियो आइसोटॉप डेटिंग। क्या नाम है उसका? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग में क्या होता है कि अगर हमें कोई भी चीज़ मिली है, जैसे हमें हड्डी मिली है, उसमें देखा कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, कैल्शियम उसके अंदर मौजूद है, उसमें हम कहते हैं कि सपोज कोई भी चीज़ हमें मिली है, हम कह रहे हैं कि उसके अंदर मौजूद है कार्बन। ठीक है, कार्बन का हमने पढ़ा था ना कि कार्बन के 3 तरह के आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। और वहाँ पे क्या देखा था कि कार्बन 14 जो वो रेडियो एक्टिव है, यानी उसमें से रेडिएशन निकलती रहती है, जिसमें से रेडिएशन निकलती है उसी को रेडियो एक्टिव कहते हैं ना। हमने देखा था कि कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो अब क्या होता है कि कार्बन की ना हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ किसे कहते हैं हम? ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, इनकी हाफ लाइफ होती है। मैं कह रही हूँ हाफ लाइफ किसको कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं वो टाइम जिसके अंदर कोई भी आइसोटॉप आधा रह जाता है। उस टाइम के गुजरने के बाद वो आइसोटॉप आधा रह जाता है, उसे कहते हैं हाफ लाइफ। बात समझ में आई? ऐसा ऐसा समझे कि कोई भी आइसोटॉप है तो जितने टाइम के बाद वो आधा रह जाता है, उसे कहते हैं कि ये जो पूरा टाइम है ये इसकी हाफ लाइफ है। सपोज कि 2 साल के बाद वो जो भी आइसोटॉप था वो आधा रह गया, पहले था जितना उससे हाफ रह गया, तो कहा कि 2 साल इसकी हाफ लाइफ है। ठीक हो गया। अब जितना बाकी है वो भी 2 साल के बाद आधा रह गया, हमने कहा कि ये इसकी हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ के ज़रिए से पता चलता है कि कितना पुराना है कोई। कैसे पता चलेगा? कि देखिए, ये तो पता चल गया ना कि इसके अंदर हमें पता है कि सपोज हमारे पास है जो बोन्स हैं, बोन्स जो मिलती हैं उनके अंदर मौजूद होता है कैल्शियम। ठीक है, अब हमें पता है कितने % कैल्शियम मौजूद है इसके अंदर, हमें उसकी हाफ लाइफ भी पता है। ठीक है, मैं आपको अब आसान चीज़ें बताती हूँ, ज़रा इसको बिल्कुल आसान करके आसान सी वैल्यूज़ ले लेके बताती हूँ। सपोज़ करें कि आपको पता है कि जो भी हमें जो भी एंटीक चीज़ मिली है, जो भी एंशिएंट चीज़ मिली है, उसके अंदर मौजूद था कार्बन। हमें पता है कि उसके अंदर कार्बन मौजूद होता है 6 लगा लो, ठीक है, इतना उसके अंदर कार्बन मौजूद होता है। तो लेकिन अब जब हमने देखा ना कि अब जब जिस टाइम पे हमें वो चीज़ मिली है उसके अंदर रह चुका हुआ है 3। ठीक है, हमें हाफ लाइफ भी पता है कार्बन की कितनी है। सपोज कर लिया हमने हाफ लाइफ कार्बन किया 1 साल। 1 साल होती नहीं है, ठीक है, होती नहीं है, सिर्फ सपोज करना है आपने। ठीक है, ये 1 साल नहीं होती है, सिर्फ सपोज कर रहे हैं। 6 ग्राम कार्बन हमें पता है कि जो चीज़ हमें मिली उसके अंदर मौजूद ही 6 ग्राम कार्बन होता है, लेकिन जिस टाइम पे हमें मिली उस टाइम पे उसके अंदर सिर्फ 3 ग्राम कार्बन रह गया हुआ था, यानी आधा कार्बन रह गया हुआ था। तो आधा कार्बन कितनी देर में रहता है? जितनी उसकी हाफ लाइफ है। तो 1 साल उसकी हाफ लाइफ है। तो इसका मतलब कि अब वो आधा रह गया हो, यानी 1 साल पहले से ये यहाँ पे मौजूद है। बात समझ में आ गई मेरी?
कि 1 साल पहले से ही यहाँ पे मौजूद है, इसलिए हाफ आधा रह गया है। तो इस तरह से हमने हाफ लाइफ के ज़रिए से पता चला लिया कि वो जो भी चीज़ हमारे पास है, जो एंटीक चीज़, एंशिएंट चीज़ हमें मिली है, वो इतने साल पुरानी है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकली यूज़ करते हैं हम आइसोटॉप्स को। और जो कार्बन की हम फाइंड करते हैं ना कि कार्बन की हाफ लाइफ इतनी है, और इसको जिस भी चीज़ में कार्बन मौजूद है उसके थ्रू हमने पता लगाया कि उसकी उम्र कितनी है, जो चीज़ हमें मिली है, तो उसको कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग तो जनरली यूज़ किया जाता है, और अगर कार्बन के लिए हो कि कार्बन की हमने हाफ लाइफ से पता चला है तो उसे कहेंगे रेडियो कार्बन डेटिंग। बड़ा आसान सा था ये वाला पॉइंट, सही है। अब आगे आ जाता है जी केमिकल रिएक्शंस में किस तरह से यूज़ होते हैं। तो हेडिंग है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। लिख लेते हैं इधर, केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अच्छा, अब ना केमिकल रिएक्शन में आपको एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख के बताती हूँ। आपने फिर बताना है कि मैं पूछूंगी आपसे क्वेश्चन, आप सोचिएगा उसके बारे में, क्योंकि बता तो नहीं सकते आप, बहरहाल आप सोचिएगा ज़रूर और आपको आंसर मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए, मैं अगर नहीं मिलेगा तो मैं बता दूँगी, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, एक रिएक्शन है हमारे पास है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखने लगी हूँ। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दो चीज़ें मिलती हैं, और बाकी जो इसमें क्लोरोफिल और सनलाइट वो चीज़ें जो है वो सारी कुछ मैं नहीं लिख रही है, अभी सिर्फ मैं लिख रही हूँ कि कौन कौन से इसमें कंपाउंड यूज़ हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसके ज़रिए से क्या बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज बन गया। अब मुझे ज़रा ये बताएं सोच के कि ये जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पानी से आया है या कार्बन डाइऑक्साइड से आया है? बताएं, सोचें ज़रा। नहीं ना पता चल रहा है, ऐसा तो नहीं पता चल रहा कि ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, पानी से आया है या कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। तो कैसे पता चलेगा, साइंटिस्ट को कैसे पता चल गया कि ऑक्सीजन किधर से आता है? ये साइंटिस्ट को पता चल गया कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आया, पर उनको कैसे पता चला? उनको कोई ख्वाब आया था, क्या हुआ था, उनको कैसे पता चल गया? ख्वाब में तो नहीं पता चलेगा उनको कि जो है ये ग्लूकोज के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसमें जो ग्लूकोज बन रहा है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है। तो ये तो उनको किसी तरीके से कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करके पता चला होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे भी आइसोटॉप्स यूज़ होते हैं। किस तरह से आइसोटॉप्स यहाँ यूज़ होते हैं? यहाँ पे फिर क्या किया साइंटिस्ट ने कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसमें ये जो ऑक्सीजन थी ना, ये रेडियो एक्टिव ले ली। क्या किया है, ये ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव ले ली, ये ऑक्सीजन अब रेडियो एक्टिव है। तो जब उन्होंने ये रिएक्शन करवाया, ये नहीं रेडियो एक्टिव लिया, देखिए उसने ये वाला, अच्छा वो अब क्या था, उन्होंने पहले ना ये नहीं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं बल्कि वाटर का रेडियो एक्टिव लिया था। जब उन्होंने वाटर का ये ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव लिया ना, तो ये दोनों चीज़ें मिली और हमने देखा उसके बाद फिर ग्लूकोज बना। तो लेकिन ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन था ना वो रेडियो एक्टिव नहीं था। तो इसका मतलब कि वो ऑक्सीजन पानी से नहीं आया, क्योंकि अगर पानी से आता तो रेडियो एक्टिव होता, लेकिन पानी से वो रेडियो एक्टिव नहीं था, तो इसलिए पता चल गया कि वो पानी से नहीं आया। फिर ऐसा किया गया कि फिर पानी का नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव ले लिया। अब उसके बाद जो ग्लूकोज बना उसका ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव था। तो फिर पता चला कि अच्छा ग्लूकोज जो है उसमें जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, ना कि पानी से। तो कितनी आसानी से उन्होंने पता चला लिया कि इस केमिकल रिएक्शन में जो भी कंपाउंड जो प्रोडक्ट बना है उसमें ऑक्सीजन किधर से आया। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन में भी आइसोटॉप्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ और लास्ट यूज़ जो बुक में है वो लास्ट यूज़, वैसे तो इसके बड़े सारे और यूजेस हैं आइसोटॉप्स के, पर बुक में जो आखिरी यूज़ लिखा हुआ है वो है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, पावर जनरेशन यानी एनर्जी, पावर से मुराद एनर्जी प्रोड्यूस करना, पावर प्रोड्यूस करना। तो पावर जनरेशन में पावर पैदा करने में कैसे आइसोटॉप्स यूज़ हो रहे हैं? तो पावर जनरेशन में आइसोटॉप्स इस तरह से यूज़ हो रहे हैं कि यूरेनियम 238, यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स पढ़े थे ना हम लोगों ने। कौन कौन से यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स पढ़े थे? यूरेनियम 234, 235 और 238 के तीनों थे। और उनमें से जो यूरेनियम 238 होता है ना, यूरेनियम 238 जो है वो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है,
बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है, यानी उसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं। तो क्या करते हैं कि जब उन यूरेनियम 238 के ऊपर या यूरेनियम 235 के ऊपर जब हम स्लो न्यूट्रॉन्स उनके ऊपर बम्बार्ड कराते हैं, न्यूट्रॉन्स डालते हैं ना जब हम यूरेनियम 235 के ऊपर, तो क्या होता है कि उसमें से निकलने वो जो यूरेनियम का निकला है ना वो टूट जाता है। ठीक है, यूरेनियम 235 था हमारे पास, और जब हमने इसके ऊपर न्यूट्रॉन डाले, यहाँ पे साथ में इसका ये भी लिख लेते हैं क्या था हमारे पास, एटॉमिक नंबर 92। जब हमने इस पे स्लो न्यूट्रॉन डाले तो क्या होता है कि यूरेनियम का न्यूक्लियर टूट जाता है। इसके अंदर 235 है, यानी इतने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके अंदर 235 है। तो जब हम इसके ऊपर ये न्यूट्रॉन डालते हैं तो यूरेनियम का न्यूक्लियर टूट जाता है और बनता क्या है, दो एलिमेंट्स बनते हैं, बेरियम 13956 प्लस क्रिप्टॉन 9436 प्लस 3 न्यूट्रॉन और बन जाते हैं और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। अब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी को फिर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा देखिए, ये आइसोटॉप था ना, आइसोटॉप यूज़ हो रहा है। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है पानी को बॉयल करने के लिए। जब पानी को बॉयल किया जाता है तो उसमें से निकलती है भाप। वो भाप क्या करती है, वो भाप टरबाइंस को चलाती है। जब टरबाइंस घूमता है तो उससे बिजली पैदा हो जाती है, और इस तरह से आइसोटॉप्स जो हैं वो पावर जनरेशन में भी यूज़ हो रहा है। तो आपने देखा कि आइसोटॉप्स के कितने सारे यूजेस हैं, कितनी सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इन तरह से इनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो जब भी आप के पास आए पेपर में क्वेश्चन के आपने इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स लिखनी है या यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स लिखनी है, यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स की हेडिंग तो है, आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस भी आइसोटॉप्स की यही है। तो आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझा होगा, उम्मीद है आप अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा हमारे अगले लेक्चर तक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।